नमस्कार प्यारे बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं फिज़िक्स बीएससी पार्ट सेकंड की अगली क्लास। पीछे कुछ क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों ने पिछले वाली क्लासें नहीं पढ़ पाए हैं वो पिछले वाली क्लासें एक बार अवश्य पढ़ें और उसके बाद यहाँ से समझें। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे सर्किट बनेगा, कैसे नेटवर्क या जाल बनेगा, नेटवर्क या जाल के बाद में स्रोत या सोर्स क्या होते हैं, और उसके बाद में हम और बेसिक परिभाषाएं पढ़ेंगे और उनको पढ़ते हुए फिर हम मेन कंसेप्ट पे आएंगे। तो यहाँ से भी छोटे सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं, फिर आगे बड़े डेरिवेशन तो हैं ही आपके पास। ठीक है, तो सब बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए इस चीज़ को सभी ग्रुप्स वगैरह में कि अपना नया बैच चालू हो चुका है, नया पेपर चालू हो चुका है, और जिससे कि सब बच्चे इससे कनेक्ट हो सकें और सब बच्चे बेनिफिट ले सकें नए बैच का। ठीक है, और एक रेगुलर स्टडी पैटर्न रखिए बच्चों की, जिससे कि एक कंटिन्यूटी या एक निरंतरता बनी रहे। ऐसे नहीं कि एक साथ देख लेंगे 10 क्लास 5 क्लास, फिर क्या है कि न तो कंसेप्ट क्लियर हो पाते हैं, न पूरी चीज़ें देखी जाती हैं। रोज़ाना की एक थोड़ा थोड़ा मटेरियल देखोगे। आपने सुनी होगी कहावत कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे रोज़ाना एक दो क्लास जुड़ती तब जाके पूरा सिलेबस क्या होगा, कवर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके। एक तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, जाल या नेटवर्क। एक तो हमने क्या पढ़ा, जाल या नेटवर्क। ज़रूर देखिए पीछे की जिन्होंने क्लासेज नहीं पढ़ी, नोटबुक बना लीजिए, साथ साथ लिखते रहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, जाल या नेटवर्क के बाद में मैंने टर्मिनल बताए थे आपको। क्या बताए थे? टर्मिनल, चतुर टर्मिनल, त्रिटर्मिनल, द्विटर्मिनल, टू टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए स्रोत या सोर्स। और स्रोत या सोर्स में एक तो पढ़ा हमने वोल्ट था स्रोत, या जिसको हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स, और एक हम पढ़ के आए हैं धारा स्रोत, या जिसको हम क्या कहते हैं, करंट सोर्स। तो ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ के आए हैं पीछे की क्लासेस में। ठीक है, अब देखिए नया आगे शुरू करता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं अपन। और हेडिंग लगा लीजिए सभी प्यारे बच्चे। अब हेडिंग लगाइए, सबसे फर्स्ट जो आज पढ़ने वाले हैं अपन, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और आज जो चीज़ें सीख रहे हैं वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेखीय प्रतिबाधा। सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाइए, रेखीय प्रतिबाधाएं। रेखीय प्रतिबाधाएं या जिनको हम कहते हैं लीनियर इम्पीडेंस। रेखीय प्रतिबाधाएं या जिनको हम क्या कहते हैं, लीनियर इम्पीडेंसेस। रेखीय प्रतिबाधाएं जिनको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इम्पीडेंसेस। ठीक है, अब देखिए लीनियर इम्पीडेंस क्या होती है। पहले तो मैं प्रतिबाधा बहुत बार बता चुका हूँ कि जितने भी अपन प्रतिबाधाएं की बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। प्रतिबाधा जैसे पहले हम पीछे छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होगा अपने पास, कैपेसिटर होता है, प्रेरकत्व एल होता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, ट्रायोड होता है, डायोड होता है। इन सब के इतने नाम न लिख के, इन सब को चाहे कोई सा भी काम आ रहा हो, इन सब के लिए हम कौन सा शब्द काम में ले लेते हैं, प्रतिबाधा। इन सब के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, प्रतिबाधा, या कौन सा शब्द काम में ले लेते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, तो चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे प्रेरकत्व हो आपके पास, चाहे डायोड हो, चाहे ट्रायोड हो, चाहे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हो, इन सब के लिए हम एक नाम काम में लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है हमारे पास कि प्रतिरोध आर है, रेजिस्टेंस आर है, या कैपेसिटर सी है, संधारित्र सी है। इन सभी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बात किसकी हो रही है, रेखीय प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्पीडेंस में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई कि उसमें आर भी है, उसमें सी भी है, एल भी है, डायोड भी है, ट्रायोड भी है, सेमीकंडक्टर भी है। बहुत सारी चीज़ों को मिला के इन सब के लिए एक नाम क्या है अपने पास, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस। अब उनमें भी दो कैटेगरी हैं, उनमें कहता है कि रेखीय प्रतिबाधाएं कौन सी होगी, रेखीय प्रतिबाधाएं कौन सी होगी। तो हेडिंग लगा लीजिए सब, रेखीय प्रतिबाधा या लीनियर इम्पीडेंस। अब देखिए रेखीय प्रतिबाधा वो होती है कि अगर किसी प्रतिबाधा, कोई भी प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, जैसे मान लो आर ले लिया हमने, इसमें जो करंट या धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, करंट या धारा, प्रवाहित धारा। किसी भी प्रतिबाधा में आर ले लो, सी ले लो, एल ले लो, किसी भी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा, करंट फ्लोइंग इन द इम्पीडेंस, किसी भी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों पर उत्पन्न, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इम्पीडेंस कि कोई भी प्रतिबाधा ले ली, R ले लो, C ले लो, L ले लो, कोई भी ले लो, उसमें प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड एट देयर एंड्स, कि उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच में अगर एक तरफ इसका सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ले, एक तरफ करंट या धारा ले, तो उनके बीच में अगर हम क्या खींचें, ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ हमेशा क्या प्राप्त होगा आपके पास, ग्राफ हमेशा क्या प्राप्त होगा, नाम से ही मालूम है कि रेखीय प्रतिबाधा है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, एक सरल रेखा होना चाहिए, एक लीनियर लाइन, लीनियर होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए आपके पास, सरल रेखीय ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। कि आपके पास अगर ग्राफ एक सरल रेखा बनेगी तो वो क्या बनेगा, कर्व नहीं बनेगा। कैसा भी बन सकता है, यहीं भी बन सकती है, यहाँ बन सकती, जैसा ही बने, लेकिन ऐसा कर्व नहीं बनेगा किसी भी प्रकार का। तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, नाम से ही मालूम है कि रेखीय प्रतिबाधा लीनियर इम्पीडेंस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। लीनियर इम्पीडेंस वो होती है कि अगर किसी प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मतलब कोई भी R, C, L जितने भी हैं, अगर किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा कि उसमें जो करंट प्रवाहित करने से उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस एट देयर एंड्स, कि धारा और उसके सिरों पर विभवांतर के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ कैसा बने, सरल रेखा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिबाधा। तो देखो पूरी डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। तो देखो डेफिनेशन लिखिए सभी बच्चों, इसकी क्या होगी आपके पास परिभाषा, किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो, तब उस प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। कि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा, भाई एक तरफ करंट ले लो, एक तरफ उसका भी ले लो, इनके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ हमेशा क्या मिलना चाहिए, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन हो, तो वो प्रतिबाधा इम्पीडेंस कौन सी कहलाती है, रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। इंग्लिश में लिखिए, ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन current flowing to the impedance, a graph drawn between current flowing to the impedance and potential difference produced at their ends. A graph drawn between current flowing to the impedance and potential difference produced between their ends is straight line, then this impedance is called linear impedance. Is straight line, then this impedance is called straight line. अब इसके उदाहरण एग्जाम्पल देखिए हम कि कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे हमारे पास प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध या क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, R। संधारित्र या कैपेसिटर ले लीजिए, संधारित्र या कैपेसिटर लें, C। प्रेरकत्व है जिसको इंडक्टर कहते हैं, L। प्रेरकत्व है क्या हो गया, L। ये सारे के सारे अगर इनमें करंट दें और इसके सिरों पे जो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस आए उसके बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो जब ग्राफ को खींचेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी आपको, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, किसी भी प्रकार का वक्र या कर्व प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात हुई किसकी, रेखीय प्रतिबाधा लीनियर इम्पीडेंस। तो बहुत जगह ये शब्द काम आता है, रेखीय प्रतिबाधा लीनियर इम्पीडेंस। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि रेखीय प्रतिबाधा लीनियर इम्पीडेंस होता क्या है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन। ये सबने नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास जो आती है वो आती है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं।
नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी वो अपने पास आएगी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं या जिन्हें हम कहते हैं बाइलेटरल इम्पीडेंस। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं या जिन्हें हम क्या कहते हैं बाइलेटरल इम्पीडेंस। ठीक है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं वो होती हैं अगर उनमें करंट या जो धारा की जो दिशा थी, द्विपार्श्विक का मतलब द्वि का मतलब दोनों तरफ से एक जैसी हो, दोनों तरफ से क्या हो, एक जैसी। अगर किसी प्रतिबाधा इम्पीडेंस में करंट की अगर दिशा या डायरेक्शन बदल दें, धारा की क्या बदलते हैं, दिशा या डायरेक्शन अगर परिवर्तित कर दें, तो भी प्रतिबाधा की वैल्यू या मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, आपको ध्यान होगा कि हम हमेशा से जब ये लेके चलते हैं, जैसे ये वाला, ये क्या चीज़ है आपके पास, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। अब कभी ये देखा है क्या कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस में करंट इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है। मान लो ये 5 ओम का है, कितने का है, 5 ओम का, तो 5 ओम का ही रहेगा, चाहे करंट इधर से आए चाहे इधर से आए। इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। प्रतिरोध का कभी भी देखते हैं कि इधर से लगाना है, इधर से करंट प्रवाहित करना, नहीं देखते। अब कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में हम देखते हैं क्या कि करंट इधर से आए इधर से आए, हम तो यही बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। तो कुछ प्रतिबाधाएं, ये आर सी एल, ये सारी क्या है, प्रतिबाधाएं तो कहते हैं, इन सबको मिला के एक नाम दे रखा हमने, क्या, प्रतिबाधाएं, इसलिए सारे नाम नहीं पढ़ने पड़े। तो वो प्रतिबाधाएं या वो इम्पीडेंस जिनमें प्रवाहित धारा की दिशा को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो उनके मान या वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इज चेंज देन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, कि जो इम्पीडेंस की वैल्यू है, प्रतिबाधा का मान है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा लिखिए, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा को उल्टा करने पर या परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे, तो उस प्रतिबाधा को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा को परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो उस प्रतिबाधा को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस remains unchanged by converting the direction of current, then it is called bilateral impedance। अब देखिए, इसके उदाहरण या एग्जाम्पल हम देखना चाहिए, इसके क्या देखना चाहिए, उदाहरण या एग्जाम्पल। तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस से हम कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी ये नहीं देखते कि इधर से करंट आ रहा है इधर से। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जितना होता है उतना ही होता है, चाहे करंट इधर से आए चाहे करंट इधर से आए, करंट की धारा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। संधारित्र या कैपेसिटर सी, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कितना, एल। ये तो कौन सी हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। ये कौन सी हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, ठीक है। और जैसे आपके पास डायोड हुआ, ट्रायोड जो हुआ आपके पास, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हुआ।
अगर इनके अंदर दिशा बदल देते हैं, जैसे अगले चैप्टर में अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें करंट की डायरेक्शन बदलने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अर्ध डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक, डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर, ये जो है आपके पास, इनमें अगर करंट की दिशा बदलती तो इनका मान बदल जाता है, और जिनका मान बदल जाता है वो द्विपार्श्विक होंगे क्या? नहीं होंगे। वो द्विपार्श्विक होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये जो है आपके पास द्विपार्श्विक नहीं है, नॉट बाइलेटरल, द्विपार्श्विक नहीं है, नॉट बाइलेटरल। ये जो है वो आपके पास द्विपार्श्विक नहीं है, दीज आर नॉट बाइलेटरल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। दो डेफिनेशन अभी तक मैंने करी हैं, और दो डेफिनेशन जो करी, एक तो हमने रेखीय प्रतिबाधा करी। रेखीय प्रतिबाधा मतलब किसी भी प्रतिबाधा से करंट फ्लो हो रहा है तो उसका वोल्ट करंट और उसमें उत्पन्न विभवांतर के बीच अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिबाधा। उदाहरण मैंने बताई थी। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है, बाइलेटरल इम्पीडेंस का मतलब कि चाहे करंट इधर से आए चाहे करंट इधर से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, कभी भी फ़र्क पड़ा कि इनमें? नहीं पड़ा। बाकी इनमें चेंज आता है, तो इसलिए द्विपार्श्विक या बाइलेटरल नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमने दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ आ रही है हमारे, जिससे कि और आगे अपन बहुत अच्छे से चल सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे कमेंट करके अपनी अपनी बातें व्यक्त किया करो भी, जिससे कि सारी चीज़ें मालूम चलती रही मुझे। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं। इसके बाद देखिए, पहले मैं एक सर्किट या एक जाल बनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इससे क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिए मेरी बातें। एक शब्द सबसे पहले जो सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई, ध्यान से समझना, हेडिंग लगाओ सबसे पहले, शाखा या ब्रांच। शाखा या क्या हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों? ब्रांच। हम क्या पढ़ने वाले हैं? शाखा या ब्रांच। शाखा या ब्रांच क्या होती है? किसी जाल का वह भाग, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार समझ लीजिए। किसी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान अपरिवर्तित रहता हो, जिसमें धारा का मान क्या रहता हो? अपरिवर्तित। द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स अनचेंज। जिस भाग में, ए पार्ट इन विच वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स अनचेंज, तो उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? शाखा। जैसे मान लो यहाँ से करंट चला, आई करंट चला, तो यहाँ से जाके इसमें तो आई रहेगा, यहाँ जाके करंट का क्या हो जाता है? करंट डिवीजन हो जाता है, धारा विभाजन हो जाता है आपके पास। करंट डिवीजन होने से कुछ धारा तो इधर चली जाएगी आपके पास और कुछ धारा इधर, लेकिन इधर जितनी आएगी इतने भाग में तो सेम रहेगी और इतने में सेम रहेगी। फिर यहाँ जाने के बाद कुछ आगे चली जाएगी, कुछ आगे, तो इतने भाग में और इस भाग में करंट क्या रहेगा? सेम। भाई जैसे यहाँ से मान लो करंट चला आपके पास, आई करंट आया, यहाँ से आई करंट जो आया यहाँ तक तो आई आएगा, यहाँ जाके मान लो आई में से कुछ भाग इधर चला गया, I1 तो इधर बच गया, I माइनस कितना हो गया? I1। I माइनस कितना हो गया? I1। अब इतनी दूरी तक करंट कितना रहेगा? I1। इतनी दूरी तक B से C तक करंट कितना रहेगा? I माइनस कितना रहेगा? I1। B से C तक करंट कितना रहेगा? I माइनस I1। तो एक तो जैसे AB हो गया, BD हो गया, BC हो गया, DE हो गया, DF हो गया, इन सभी भागों में करंट या जो धारा है, इन सभी भागों में करंट या जो धारा है कितने में? AB में। फिर यहाँ तो देखो बदल जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ, लेकिन AB में सेम रहेगा, BC में जितना आएगा उतना ही रहेगा पूरे में, BD में भी इतना ही रहेगा, DE में भी इतना ही रहेगा, DF में भी इतना ही रहेगा। तो ये जो भाग हैं जिनमें करंट या धारा का मान सेम रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाखा। तो हेडिंग लगाइए, डायग्राम सबसे लास्ट में बनाएंगे अपन, ठीक है, या शुरू में बनाना चाहो तो अभी बना लो चाहे डायग्राम को। तो देखो परिभाषा लिखिए, किसी जाल में, ये नेटवर्क है तो आपके पास, किसी जाल में
किसी जाल में धारा का वह पथ जिसमें, किसी जाल में धारा का वह पथ जिसमें धारा का मान, किसी जाल में धारा का वह भाग जिसमें धारा का मान एक समान हो या अपरिवर्तित हो, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, नियत हो। धारा का मान एक समान हो, एक समान कह दीजिए, चाहे क्या कह सकते हैं, नियत हो, तो उसे शाखा कहते हैं। उदाहरण देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें, तो उदाहरण देखो, यहाँ से करंट चला तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर टूट जाएगा, फिर इसमें इतनी दूरी तक सेम रहेगा, इधर सेम रहेगा। तो उदाहरण एग्जाम्पल में देखें तो ये आपके पास AB, BC, BD, DF, DE, ये क्या है आपके पास, शाखाएं हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शाखाएं हैं। A part of network in which value of current remains constant. A part of network in which value of current remains constant. A part of network in which value of current remains constant is called branch. A part of network in which value of current remains constant is called branch. नीचे एग्जाम्पल में लिखे AB, BC, BD, DE, DF आर ब्रांचेस। ठीक है, डायग्राम एक जगह बना लो, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें, चाहे तो यहाँ परिभाषा से पहले बना लो, चाहे डेफिनेशन के बाद बना लो। जैसे यहाँ से पढ़ें, इधर देख लें कि ये ब्रांच या शाखा हो गई आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जिसको हम कहते हैं संधि या नोड। कौन सी डेफिनेशन आती है नेक्स्ट आपके पास, संधि कह दीजिए इसको, चाहे नोड कह दीजिए, चाहे इंग्लिश में कहें तो नोड कह सकते हैं इसको, या इसको क्या कहते हैं, जंक्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जंक्शन। अब नाम से मालूम चल रहा है जंक्शन क्या होता है। अरे जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो स्थान होता है जहाँ बहुत सारी ट्रेन आके मिलती हों, उसे ही तो जंक्शन कहते हैं। भाई रेल की एक लाइन जा रही है, उसको जंक्शन थोड़ी कहते हैं, जहाँ मिलती है। अब यहाँ रेल नहीं है, यहाँ क्या मिलेंगी आपके पास, शाखा मिलेंगी। तो वो बिंदु या वो पॉइंट जिस पर कम से कम दो तो मिलनी चाहिए, दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों, उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे आपके पास B पॉइंट हो गया, जैसे आपके पास D पॉइंट हो गया। देखो इस पे AB भी मिल रहा है, इस पे BC भी मिल रहा है, और इस पे कौन मिल रहा है, BD भी मिल रहा है। तो B क्या है, जंक्शन है। यहाँ देखो DE भी मिल रहा है, BD भी मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, DF। तो B भी जंक्शन है और D भी क्या है, जंक्शन है। तो वो बिंदु या वो पॉइंट जाल के अंदर, वो बिंदु या वो पॉइंट जहाँ दो या दो से अधिक क्या मिलती हों, शाखाएं मिलती हों। शाखा मैंने बताया ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, शाखा या ब्रांच कहलाती हैं। शाखा या ब्रांच वो कहलाती है जिसमें करंट सेम रहता है इतनी दूरी तक। अब जब जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जंक्शन कहते हैं। तो परिभाषा हम लिखना चाहेंगे इसमें, जंक्शन की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या डेफिनेशन बनेगी जंक्शन की। किसी जाल में वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं, किसी जाल में वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों, तो उसे संधि कहते हैं। A point in network at which two or more than two branches meet each other या connect with each other, then this point is called junction या node.
अब देखो जंक्शन ही जंक्शन है सारे, उदाहरण देखें इसके। देखो बी के ऊपर मिल रहे हैं, इधर से ये मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, तो एक जंक्शन तो कौन हो गया, बी पॉइंट हो गया। इधर देखो डी पे मिल रहे हैं सारे, तो एक डी पॉइंट हो गया। इधर देखो सी पे एक तो ये मिल रहा है बी सी, और एक इसका भी तो कनेक्शन आ रहा है इधर से भाई, ये तो एक इधर जोड़ने के लिए, बाकी तो एक कनेक्शन वाई कनेक्शन ही तो है इसका। तो सी पॉइंट हुआ, ई पॉइंट पे देखो एक तो ये है और एक ये है भाई, ये घुमा के सुंदरता के लिए है, बाकी तो आप चाहो तो इसको ऐसे जोड़ लो, चाहिए कनेक्शन ही तो करना इसका। तो एक ई पॉइंट हो गया, तो वो पॉइंट जहाँ और डायग्राम बढ़ा लो और पॉइंट बन जाएंगे। सी पॉइंट हो गया आपके पास, ई पॉइंट हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, संधि कहलाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, संधि या क्या कहलाते हैं, जंक्शन है। संधि या जंक्शन या क्या कहते हैं इनको, नोड है। तो देखो डायग्राम में ये जो है समझने के हिसाब से लिख सकते हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये तो क्या है आपके पास, शाखा या ब्रांच। ये तो क्या है प्यारे बच्चों, शाखा या ब्रांच, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये आपके पास क्या है, नीचे वाले पॉइंट हुए, ये क्या है आपके पास, संधि, या इनको क्या कहते हैं हम, नोड। ये क्या है आपके पास, संधि या नोड, ठीक है। तो शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी पूरे चैप्टर में यही सर्किट चलेंगे, जाल या नेटवर्क से काम होगा पूरे ही यूनिट में, और आगे बुक में भी बहुत जगह। संधि क्या चीज़ है, नोड क्या बनेगा, कहाँ बन रहा है, शाखा क्या चीज़ है, ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए डेफिनेशंस को, और डायग्राम बना लीजिए, चाहे कहीं भी बना लीजिए, एक ही डायग्राम में सारी परिभाषाएं समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी अपने पास, जिसको हम कहते हैं लूप कह दीजिए, चाहे क्या कहते हैं इसको, पास। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, इसको हम कहते हैं लूप कह सकते हो, या चाहे उसको क्या कह सकते हो, पास। और इंग्लिश में कहें तो भी क्या कह सकते हैं, लूप या मेश कहते हैं इसको, लूप या क्या कहते हैं इसको, मेश, ठीक है। लूप और या हेडिंग लगाइए पास, लूप या पास। लूप या पास क्या होता है, किसी जाल में धारा का वह बंद पथ, किसी जाल में धारा का वह बंद पथ, किसी जाल में धारा का वह बंद पथ जो किससे मिलके बना हो, शाखाओं से। किसी जाल में धारा का वह बंद पथ या धारा का बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, लूप। लूप का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सा मीनिंग है कि जहाँ से चले वहीं वापस पहुँच जाए। तो किसी भी चीज़ में अगर जहाँ से चले अगर वहीं वापस पहुँच गए अपन, जैसे मान लो यहाँ से चले, कहीं घूम घुमा के यहाँ पहुँच गए, तो ये बंद बन गए, बंद पथ हो गया। चाहे कैसे भी जाएं, किधर किधर जा जुआ के कहीं भी आए अपन, लेकिन बंद पथ हो गया। और इसमें ये भाग क्या बने हुए हैं, शाखा बने हुए हैं। तो शाखा का वह शाखाओं से मिला वह पथ जो बंद पथ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो देखो लूप कौन कौन से बन रहे हैं डायग्राम में, जैसे मान लो ए से चले, ए बी सी और वापस ए पे आ गए, ये भी लूप है अपने आप में, और ये शाखा काम आ रही है इसमें। एक ये देख लो, किधर से भी चल लो, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में एक कोई फ़र्क नहीं होगा उससे, ठीक है। तो वो भी बताएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा, अगली क्लास में बताएंगे वो सारी चीज़ें। अब जैसे ये है बी से चले डी, डी से चले ई से आ गए सी, सी से वापस कहाँ आ गए बी, तो ये भी आपके पास क्या बन गया, बंद पथ। और इसमें क्या काम आ रही है, शाखा, तो इसको क्या कहेंगे, लूप कहते हैं। एक क्लोज पाथ ऑफ करंट कंटेन्स ब्रांचेस इज कॉल्ड लूप, कि ब्रांच से मिलकर बना हुआ है क्लोज पाथ या बंद पथ, उसको क्या कहते हैं, लूप। ये भी अपने आप में क्या है, लूप है। तो देखिए परिभाषा लिखनी है, हेडिंग लगाई ली सबने, लूप या पास। तो किसी जाल या परिपथ में धारा का बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना हो, उसे लूप कहते हैं। उदाहरण देखें इसका,
ये लूप हो गया, ये लिख दो, चाहे ये लिख दो BDEC, ये लिख दो चाहे आपके पास BDE और कितना लिख दिया C। इसको कोई नाम दे दो, जैसे इसको H नाम दे दिया, इसको G नाम दे दिया मान लो, तो ये बन गया ABCHA। ये क्या बन गया ABCHA। वापस से पहुंच गए। इसके बाद वापस से जैसे D से चले FGE और वापस कहाँ आ गए D पर। तो ये सारे के सारे क्या है लूप है। ए क्लोज पाथ ऑफ करंट, ए क्लोज पाथ ऑफ करंट, इंग्लिश में लिखिए प्यारे बच्चों, ए क्लोज पाथ ऑफ करंट विच कंटेन्स ब्रांचेस इन एनी सर्किट और नेटवर्क, ए क्लोज पाथ ऑफ करंट विच कंटेन्स ब्रांचेस इन एनी नेटवर्क और सर्किट, इन एनी नेटवर्क और सर्किट इज कॉल्ड लूप, इज कॉल्ड लूप। नीचे उदाहरण लिख दीजिए। ये सारे के सारे ये है आपके पास, ये पहला लूप मान लो, ये दूसरा लूप हो गया, ये कौन सा लूप हो गया आपके पास तीसरा लूप। बाकी लूप कैसे बना सकते हैं अपन, मान लो ए से बी गए, बी से सी गए, एच आ गए, वापस से क्या आ गए ए। तो देखो बच्चों कितनी डेफिनेशन पढ़ी हमने आज, 5 चीज़ें सीखी हैं। रेखीय प्रतिबाधा सीखी, इसके बाद हमने सीखी द्विपार्श्विक बाइलेटरल सीखा, इसके बाद हमने सीखा शाखा, शाखा के बाद हमने सीखा संधि या जंक्शन, और संधि या जंक्शन के बाद हम क्या सीख गए हैं लूप। अब अगली क्लास में मैं बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा टॉपिक किरचॉफ के नियम, और किरचॉफ के नियम पूरी बुक में काम आने वाले हैं, कैसे निशान लेने, प्लस माइनस। अगर ये क्लासें मिस कर दी शुरुआती, तो फिर आगे क्लासों में कुछ समझ नहीं आने वाला है। देखो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं होगा भी कुछ भी ऐसा, जब तक मेरा और आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा 50-50 का, आधा काम मैं कर रहा हूँ आधा काम आप करोगे, तब जाके ही 100% रिजल्ट आएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, इसी प्रकार से जुड़े रहिए क्लासों में। सहयोग देने के लिए सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत सारे बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और मिलते हैं अगली क्लासों में। और सभी स्टूडेंट्स को बताइएगा, शेयर कीजिएगा इन चीज़ों को कि अपने बैचेज स्टार्ट हैं, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें। धन्यवाद।